द्वारका पहुंचने पर मालूम हुआ कि ग्रोवर साहब अभी तक घर नहीं आए। कितनी देर आएंगे मालूम नहीं। सुधील कोहली, मैंने खुद को कोसा। द अनलकी बास्टर्ड। ग्रोवर से उस रोज़ मुलाकात नामुमकिन मानकर मैं वापस लौटा। अब मेरी मंजिल सुंदर नगर थी। ग्रोवर से मुलाकात हो जाती तो काम मैं वहाँ गारंटेड करता। उसको अब मैंने अंदाज़न करने का फ़ैसला किया। ट्रैफिक का सताया मैं 10 बजे सुंदर नगर जाकर पहुँचा। गुलमोहर के सामने दोहरी 2 वे रोड थी जिसके बीच कोई 1.5 फुट ऊंचा डिवाइडर था। मेरा रास्ता ऐसा था कि मैं पल्ली तरफ की रोड पर था। गुलमोहर के सामने पहुंचने के लिए आगे से यू टर्न लेकर आना पड़ता था। लिहाजा मैंने कार को पल्ली तरफ की सड़क पर ही खड़ी करने का ख्याल किया, क्योंकि उतरकर डिवाइडर पार करता तो गुलमोहर सामने होता। मैंने अभी कार रोकी ही थी और अपने आप ही मेरी निगाह दोनों सड़कों के पार गुलमोहर की तरफ उठी। तत्काल मेरी आंखें फैल गईं। गुलमोहर के स्प्लिट्स पार्किंग में मुझे चैताली दिखाई दी। मेरे देखते देखते भारी अफरा तफरी में वो वहाँ से निकलकर सड़क पर पहुँची। ओ गॉड, चैताली वहाँ उस घड़ी? फासले से भी वो मुझे यूं बदहवास और हाफती हुई दिखाई दी जैसे बहुत दूर से दौड़ती वहाँ पहुँची थी। उसके करीब जाने के लिए उस वक्त के ट्रैफिक में सड़क पार करना मुहाल था। मैंने उसे आवाज़ देने की कोशिश की, लेकिन पहले ही वो वहीं इंतज़ार करती खड़ी कैब में सवार हुई और पलक झपकते ही कैब ट्रैफिक में मिलकर मेरी निगाह से ओझल हो गई। मुझे उसका मोबाइल बजाना सूझा तो, लेकिन मेरे पास उसका नंबर नहीं था। कभी साझा करने का संयोग ही नहीं हुआ था। चैताली को गुलमोहर से कूच करते देखकर अब मुझे यकीन था कि मैं सही राह पर था, जबकि मैं वहाँ अंदाज़न आया था। मैंने कार वहीं खड़ी रहने दी और जैसे तैसे सड़क पार करके मैं गुलमोहर पर पहुँचा। दोनों लिफ्ट मैंने नीचे ही खड़ी पाई। मैं एक में सवार हुआ और 4 पंच किया। लिफ्ट चौथी मंजिल पर पहुंची। मैं लिफ्ट से बाहर निकला तो मैंने पाया कि लेफ़्ट और राइट विंग के बीच की दलान जैसी जगह में नीम अंधेरा था। वहाँ ऐन छत के साथ लगा एक मरियल सा बल्ब जल रहा था, जो वहाँ की कोई 8 गुना 6 फुट जगह को तरीके से रोशन करने के लिए नाकाफ़ी था। खामोशी से मैं दाएं विंग के फ्लैट के दरवाजे पर पहुंचा, बतौर किराएदार, जिसके ऑक्यूपेंट के साहब थे, कपिल कुमार। अब ये भी समझना आसान था कि धर्मेश ग्रोवर के ये कहने का क्या मतलब था कि अपनी पुरानी शादी से भी पहले की माशुका के सर पर अभी भी बैठा है। माशुका 3rd फ्लोर राइट विंग में, तो उसके सर पर ही तो बैठा हुआ। अब बड़ा सवाल था कि क्या भीतर होगा। इस इमारत में मौजूद और किससे चैताली वाकिफ़ हो सकती थी? होती भी तो ये कोई वक्त था उसका यहाँ आने का, किसी से मिलने का? ज़रूर उसकी विज़िट चौथी मंजिल पर थी और उसकी बदहवासी की वजह भी वही वाक़या था। मैंने कॉल बेल का बटन दबाया। कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। फ्लैट का मेन डोर ऐसा था कि उसके ऊपर कोई रोशनदान नहीं था, जो कि अमूमन होता है, इसलिए बाहर से मालूम नहीं पड़ रहा था कि भीतर रोशनी थी या नहीं। मैंने फिर बेल बजाई। जवाब नदारद। क्या माजरा था? क्या फ्लैट में कोई नहीं था? क्या मेरा अंदाज़ा गलत था कि चैताली का फेरा वहीं लगा था, या क्या चैताली को ही मैंने गलत पहचाना था? एक आखिरी बार और घंटी बजाने की नीयत से मैंने बटन की तरफ हाथ ही बढ़ाया कि पीछे से आवाज़ आई, बेल खराब है। मैंने हाथ वापस खींचकर और घूमकर पीछे देखा। पल्ले फ्लैट का दरवाज़ा खुला था और चौखट पर एक युवती खड़ी थी। उसके पीछे फ्लैट में तीखी रोशनी थी और इस वजह से उसकी सूरत ठीक से नहीं देख पाया। कुछ दिखा तो ये कि वो नौजवान थी। रंग बिरंगा प्लाजो और घुटनों तक आने वाला खुला प्लोवर पहनी थी और उसके बाएं हाथ की उंगलियों में एक जलता सिगरेट फंसा था और उसी हाथ में चौड़े रिम वाला गिलास था। आगे पीछे यहाँ कोई आता नहीं, वो बड़बड़ाते हुए बोली, और आज हर कोई चला आ रहा है। घंटी का जवाब नहीं मिलता तो दरवाज़ा खटखटाते हैं। खट खट ठा ठा मेरी खोपड़ी में बजती है। आज आगे मैं तो यहाँ। लेकिन मैम, मैं विनम्र भाव से बोला, मैंने तो दरवाज़ा खटखटाया ही नहीं। जब डोर बेल का रिस्पॉन्स ना मिला तो और क्या करते? अच्छा, ओके, सॉरी। नॉक जेंटली, नो ठाठा। यस मैम। उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। उसके हाथ में थमे ग्लास में जो तरल पदार्थ था, उसकी बाबत नीम अंधेरे में फासले से कुछ कहना मुहाल था, लेकिन सिगरेट की संगत में जैसे वो ग्लास थामे थी, उससे मुझे विस्की का ही ख्याल आया और उसकी आवाज़ की कदरन थरथराहट ने जैसे मेरे ख्याल की तस्दीक की। मैंने फिर दरवाजे की तरफ घूमा और उस पर संभल का अदब से दस्तक दी। दस्तक का जवाब तो मुझे ना मिला,
लेकिन दस्तक की वजह से दरवाज़ा हौले से थरथराया तो मुझे एहसास हुआ कि पल्ला चौखट से लगा हुआ नहीं था। मेरे जहन में फिर बदहवास चेताली का अक्स उभरा। क्या वही अपनी बदहवासी में पीछे दरवाज़ा खुला छोड़ गई थी? एक उंगली दरवाजे के साथ लगाकर मैंने दबाव डाला तो वो खुलता चला गया। जब वो मेरे दाखिले लायक खुल गया तो मैं भीतर घुसा। अंदर अंधेरा था। दाएं बाजू एक बंद ग्लास डोर था जिसके पीछे शायद किचन थी और वो भीतर जलती किसी लाइट से रोशन था। डोर ओपेक ग्लास का था इसलिए वहीं रोशन था। उसके आगे ड्राइंग रूम में 2-3 फुट तक की मध्यम सी रोशनी पहुंच रही थी जो सिर्फ डोर के सामने के फर्श को ही रोशन करने में सक्षम थी। मेरी निगाह पैनी होती हुई खाली ड्राइंग रूम में बाएं से दाएं फिरी, फिर मिडिल में ही ठिठक गई। आगे नहीं बढ़ सकी। जान के खतरे से आतंकित मेरे क्लाइंट को अब कोई खतरा नहीं था। तमाम खतरों से वो मुक्त हो चुका था। उसकी लाश सेंटर टेबल के सामने पीछे 8x8 फुट के मोटे कारपेट पर यूं लुढ़की पड़ी थी कि शरीर तो पेट के बल था लेकिन गर्दन यूं घूमी हुई थी। उसका एक गाल कारपेट पर टिका था और ट्यूबलाइट की रोशनी में उसकी पथराई हुई आंखें मुझे दरवाजे पर ही दिखाई दे रही थी। मैं 2 कदम आगे बढ़ा। मेरी निगाह जिस्म से बाहर को फैले उसके दाएं हाथ पर टिकी जिसकी खुली हथेली की उंगलियों से ज़रा ही परे एक भारी पैंदे और चौड़े रिम वाला गिलास कारपेट पर लुढ़का पड़ा था। मैंने झुक कर गिलास का मुआयना किया तो पाया कि उसके रिम के करीब कारपेट नम था और रिम से ज़रा परे छिड़के 2 आइस क्यूब धीरे धीरे पिघल रहे थे। मैं नम कारपेट तक नीचे झुका तो मेरे नथुनों से स्कॉच विस्की की मुश्त टकराई। नम कारपेट पर हल्के हल्के पानी के बुलबुले भी मुझे दिखाई दिए। जो ठंड का मौसम ना होता तो कारपेट ने सोख लिए होते। मौसम की वजह से ही आइस क्यूब अभी तक नहीं पिघली थी और थोड़ी देर में पिघल सकते थे, बुलबुले गायब हो सकते थे। इसलिए मैंने मोबाइल कैमरे के फ़ोन से वहाँ के 2-3 क्लोजअप लिए और उठकर पीछे हटकर लॉन्ग शॉट में लाश की तस्वीर खींची। ये जानने के लिए कोई अतिरिक्त मुआयना करने की ज़रूरत नहीं थी कि अवस्थी मर चुका था। फिर भी टेम्परेचर जांचने के लिए मैंने उसके जिस्म को छुआ तो मैंने उसे गर्म पाया, यानी मेरी आमद से थोड़ी देर पहले ही वो जन्नतशीन हुआ है। इस बात की तस्दीक कारपेट पर लुढ़के पड़े आइस क्यूब भी करते थे जो कि मुकम्मल तौर से अभी नहीं पिघले थे, जो एक तरह से घड़ी का काम कर रहे थे। मेन डोर भीतर से बंद न होने की भी प्रत्यक्षता यही वजह थी कि कातिल अपनी रवानगी के वक्त उसे खुला छोड़ गया था और फ्लैट ऑक्यूपेंट को पीछे दरवाज़ा बंद करने के नाकाबिल छोड़कर गया था। कौन? चेताली, जिसका मंसूबा बेवफा खाविंद को रंगे हाथों पकड़ने का था और ठौर मार देने का था। खाविंद की मौत की वजह जानने का मेरे पास कोई जरिया नहीं था। उसके लिए कारपेट पर औंधी पड़ी लाश को सीधा करना पड़ता, जो मेरी नादानी होती। अपनी हालत आ बैल मुझे माँ जैसी करना होता। मैं उठकर सीधा हुआ। मेरी निगाह लाश से हटकर और आगे भटकी तो सेंटर टेबल पर टिकी। वहीं ड्रिंक्स का साजो सामान मौजूद था, जो इस बात की चुगली करता था कि थोड़ी देर पहले वहाँ 2 लोगों ने ड्रिंक्स सेशन जारी किया था। लाश से परे रहकर सावधानी से मैं टेबल के करीब पहुँचा। मैंने वहाँ पड़ी एक एक चीज़ का मुआयना किया। शिवाज रिगाल की 3/4 भरी बोतल, चिल्ड वाटर का जग, पोटैटो चिप्स और भुने हुए काजू से भरे 2 बाउल, एक गोल्ड फ्लेक का पैकेट और उस पर रखा सिगरेट लाइटर, पेपर टिश्यूज़ का एक बॉक्स। सोफे के सामने मेज़ पर कोई 1.5 फुट के फासले पर आजू बाजू रखे 2 विस्की गिलास, दोनों में एक उंगल ड्रिंक मौजूद। एक के रिम पर लिपस्टिक का दाग जो जाहिर करता था कि ड्रिंक सेशन में मरने वाले की सहभागी कोई स्त्री थी। वहाँ का सारा सेटअप अपनी कहानी खुद कह रहा था। रंगे हाथों पकड़ा, ठौर मार दिया। कैसे कैसे उस काम को उसने अंजाम दिया? जोड़ीदार युवती को क्यों बख्श दिया? अब मेरे सामने बड़ा सवाल ये भी था कि मैं क्या करूं? पुलिस को खबर करूं या चुपचाप खिसक जाऊं? बगल के फ्लैट वाली औरत मेरी वहाँ हाजिरी की गवाह थी। भले ही वो मुझे जानती पहचानती नहीं थी, लेकिन पुलिस की तफ्तीश जब आगे बढ़ती तो छुपा न रहता कि हाथ प्राण मेरा क्लाइंट था। और जब पुलिस की सलाहियत को कम करके आंकना मेरी नादानी होता। क्या पता बगैर के फ्लैट वाली औरत का मेरे से आमना सामना कराए जाने की नौबत आ जाती। मैंने पुलिस को फ़ोन करने का फ़ैसला किया।
लेकिन पहले मैंने एस्टेट की लैंडलाइन बजाई। थोड़ी देर घंटी बजती रही, फिर कॉल रिसीव हुई। हाँ, मैं एस्टेट से घुंघरू बोला था। आप कौन? घुंघरू? मैं मेहमान बोल रहा हूँ, वो लिहाज वाला। हम सुन्नत हैं आदब फुली मेहमान जी। पास तेरे कौन है? कोई नहीं। विनीत भैया वापस आ गए? हाँ जी मेहमान जी, बहुत बखत हो गया जी। मैडम जी वो नहीं आई अभी तक। ओह, मैं दोबारा फ़ोन करूँगी। मैं दोबारा फ़ोन करूँगा। कौन सुनेगा? हम ही सुनेंगे ना, हम किचन में सोवत हैं। इस वास्ते हम का हुक्म है, तार वाला फ़ोन बजे तो सुना तुम ही। और तुम अभी सोई नहीं? मैडम की वेटनिंग है ना। वेटनिंग? अच्छा ठीक है, मैं बंद करता हूँ। हम भी बंद करत हैं मेहमान जी। संबंध विच्छेद हो गया। कमबख्त को मेहमान जी की वेटनिंग नहीं थी, मालकिन की वेटनिंग थी। मैंने इंस्पेक्टर देवेंद्र यादव को फ़ोन किया। देवेंद्र यादव फ्लाइंग स्क्वाड के स्पेशल दस्ते से संबंध था जो केवल कत्ल के केसों की तफ्तीश के लिए भेजा जाता था। मेरी उससे अच्छी वाकफियत थी, लेकिन ऐसी थी कि उसमें आत्मीयता का कोई रोल नहीं था। खफा होता था तो खाने को दौड़ता था, जेल की हवा खिलाने की धमकी देता था, होली दिवाली राजी हो तो तरीके से पेश आता था। आखिर कॉल लग गई। 15 मिनट में इंस्पेक्टर यादव अपने स्क्वाड के मेम्बरान के साथ वहां पहुंच गया। उसका ऑफिस पुलिस हेडक्वार्टर में ही था और वहां से सुंदर नगर कोई ज़्यादा दूर नहीं था। उसके आगमन से पहले अपनी रेंटल कार को मैं पल्ली सड़क से हटाकर गुलमोहर वाली साइड ले आया था और उसी में बैठा इंतजार कर रहा था, जबकि यादव का स्क्वाड वहां पहुंचा। इंस्पेक्टर देवेंद्र यादव 6 फुट से निकलते कद वाला हट्टा कट्टा हरियाणवी था, जो सब इंस्पेक्टर था और जो आदतन लठमार हरियाणवी भाषा बोलता था। लेकिन आउट ऑफ वे प्रमोशन पाकर इंस्पेक्टर बनने के बाद से उसके लहजे में वो सलीका और संतुलन आ गया था जिसकी उसने बड़ी मेहनत से खुद को आदत डाली थी। उम्र में अभी 40 का ही था, लिहाजा खुशकिस्मत था कि जल्दी इंस्पेक्टर बन गया था। पुलिस के सायरन की आवाज़ सुनकर सबसे पहले नेपाल सिंह ही बाहर निकलकर बढ़ बढ़कर पुलिस वालों को बताने लगा कि वो वहाँ केयर टेकर था। किसी ने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। कार से निकलकर मैंने यादव को अभिवादन किया। यादव ने सर को खम देकर अभिवादन कबूल किया और बोला, लीड। मैं सबको चौथी मंजिल पर लेकर आया और मौका वारदात की शिनाख्त करवाई। मैंने देखा कि पुलिस का आगमन होते ही बाएं विंग के फ्लैट का मेन डोर खुल गया और घुटनों तक पुलोवर वाली युवती तब भी अपनी सजावट बिलोरी विस्की गिलास सिगरेट के साथ चौखट पर प्रकट हुई। दाएं फ्लैट की ट्यूबलाइट जलती छोड़कर मैं नीचे गया था, जिसकी वजह से जब एक हवलदार ने आगे बढ़कर दरवाज़ा पूरा खोला तो ट्यूबलाइट की रोशनी बाहर लिफ्टों के सामने के दालान में भी पसरी, जो वहाँ से प्रतिबिंबित होकर बाईं ओर के फ्लैट पर भी पड़ी और चौखट पर खड़ी युवती की सूरत पर भी पड़ी। मेरे नेत्र फैले। मैंने आंखें मिचमिचाकर दोबारा उधर देखा। फिर युवती चौखट से एक कदम पीछे हटी और उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। ट्यूबलाइट की रोशनी के सदके मुझे उसकी एक ही झलक मिली थी, फिर भी मैंने उसे साफ पहचाना था। ये वही युवती थी जिसे कल दोपहर बाद कनॉट प्लेस के गोल्ड स्टार रेस्टोरेंट में मैंने अपने क्लाइंट अब मरहूम के साथ लंबी चिकचिक में मसरूफ़ देखा था, जिसने बड़ी रकम के हवाले से मरहूम के लिए आज शाम तक का अल्टीमेटम जारी किया था, जिसकी डे ड्रिंकिंग पर अवस्थी ने खफा होकर दिखाया था उसे बेवड़ी बोला था। वो सामने के फ्लैट की टेम्परेरी किराएदार थी, कैजुअल ऑक्यूपेंट थी। अब मैं यकीनी तौर पर कह सकता था कि सिगरेट के साथ उसके साथ में जो गिलास था वो जाम था। मैं तत्काल लिफ्ट पर वापस सवार हुआ और नीचे पहुंचा। केयर टेकर नेपाल सिंह अभी पार्किंग में ही था। मैं उसके पास पहुंचा और रूप से बोला, बड़ी वारदात हो गई है। चौथी मंजिल के के साहब दूसरी दुनिया के मुसाफिर बन गए हैं। हो, कहाँ हुआ एकाएक? पुलिस को मर्डर का शक है। हरिओम हरिओम। इमारत के सारे फ्लैट्स के मालिकान के लिए पुलिस का हुक्म है, कोई भी इजाज़त बिना बाहर कदम ना रखे। क्यों भला? सबके बयान होंगे, तेरा भी। मेरा? मेरा किस लिए? मालूम पड़ेगा। ये हुक्म चौथी मंजिल की मेम साहब के लिए ख़ास तौर पर है, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि वो मरने वाले के इन सामने रहती थी। ओह साहब, आप कौन? मैं वो शख्स हूँ जिसने तेरे को इंस्पेक्टर साहब का हुक्म सुनाया। खबरदार रहना।
और जब तक पुलिस की कार्रवाई पूरी ना हो जाए सो मत जाना। आगे मैंने उसे मुंह ना खोलने दिया। लिफ्ट पर सवार होकर मैं वापस चौथी मंजिल पर पहुंचा। लिफ्ट से बाहर कदम रखते ही स्वयं ही मेरी निगाह बाएं ओर उठी। उधर के फ्लैट का दरवाज़ा बंद था। मैंने दूसरे फ्लैट में दाखिल होने की कोशिश की तो एक सिपाही ने मेरा रास्ता रोक लिया। पागल हुआ है क्या? यादव साहब से बात करनी है मुझे। मैं झल्लाया। आने दो, यादव की आवाज़ आई। सिपाही हट गया। इससे पहले कि फ्लैट के भीतर मैं आगे बढ़ता यादव मेरे पास पहुंच गया। ब्रीफ में, बिल्कुल ब्रीफ में बता, क्या माजरा? मैंने हाथ प्राण का परिचय दिया और बोला वो मेरा क्लाइंट था। उसने मुझे फ़ोन करके यहाँ बुलाया था। जब मैं यहाँ पहुँचा तो मेन डोर खुला हुआ था और भीतर ये मरा पड़ा था। किसी चीज़ से तूने छेड़खानी की? कतई नहीं। लाश को देखा परखा तो ज़रूर होगा। नहीं तो कैसे जाना लाश थी? पथराई आंखें फासले से ही दिखाई दे रही थी। यूं मौत का अंदाज़ा हुआ, कत्ल कैसे जाना जो मुझे फ़ोन किया? अब क्या बोलूँ, मेरे को तो कत्ल ही लगा था। किसी और लीड की वजह से? मैं खामोश रहा। नेचुरल डेथ क्यों नहीं, खुदकुशी क्यों नहीं? क्या कहूँ, कत्ल का ही ख्याल आया बस। क्योंकि कत्ल की तरफ इशारा करने वाली कोई लीड पहले से निगाह में थी। तेरे क्लाइंट का कत्ल हो सकता था, ऐसा कोई अंदेशा पहले से था। मैं फिर खामोश हो गया। बाहर जाकर इंतज़ार कर, हाकिम का हुक्म हुआ। कहाँ बाहर जाकर? बाहर कोई वेटिंग रूम है? पुलिस की आमद का कहाँ इंतज़ार कर रहे थे? वो नीचे सड़क पर अपनी कार में। हाँ वहीं पहुँच। अरे क्या गज़ब कर रहे हो यादव साहब, मकतूल मेरा क्लाइंट था। मैं उसकी मौत के बाद भी उसका एंगेज्ड पीजी हूँ। खामखा। मैं 1 हफ्ते के लिए एंगेज्ड हूँ, अभी चौथा ही दिन है। मुझे यहाँ रुकने दो, मेहरबानी होगी। ना जनाब, आपको शिवेंद्र सिंह यादव का सदका। वो ठिठका। 6 बेटियों के बाद हाल ही में यादव के बेटा हुआ था, जिसका नाम उसने शादी के वक्त से रखा हुआ था इसलिए, लेकिन हर बार बेटी हो जाती थी। अब तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से 6 महीने का हो गया होगा। 5 का। वो बरबस मुस्कुराया और अरमान से बोला, उम्र दराज करे बाबा बर्फानी छोटे इंस्पेक्टर को। डीसीपी बोल, देख लेना सीधा डीसीपी लगेगा। जनाब, आपको घर के रोशन चिराग, भावी डीसीपी एसएस यादव का सदका। मुझे यहाँ कोहली। ये ब्लैकमेल है वैसे तो। हाकिम का लहजा वापस सख्त हुआ। हरगिज़ नहीं, दोस्त की दोस्ती पर मान है। मैं दोस्त क्यों नहीं होता हूँ कभी कभार, होली दिवाली। सर समझ लो दिवाली अभी जारी है। एक तरफ चुपचाप खड़े हो जाओ, जबान नहीं खोलनी, कोई सलाह नहीं देनी, तफ्तीश में कोई दखल नहीं देना, भले ही कितना ही करामाती ख्याल आए। समझ गए? यस सर, मैं तत्पर स्वर में बोला। हेलो। उसने लाश से विपरीत दिशा की तरफ इशारा किया। हाकिम के हुक्म से बंधा मैं वहाँ जाकर दीवार से लगकर खड़ा हो गया। मेरा बहुत जी चाहा मैं सिगरेट सुलगा लूँ, लेकिन मैंने कोशिश नहीं की। मैं किसी भी हाल में हाकिम को खफा नहीं करना चाहता था। मेरे सामने पुलिस का डॉक्टर और लैब के टेक्नीशियन पहुंचे, जिनकी मौजूदगी में लाश को पलटकर पीठ के बल किया गया और फिर डॉक्टर, फोटोग्राफर, फॉरेंसिक एक्सपर्ट लाश के हवाले हुए। काफ़ी देर खामोश पड़ताल चली। मौत की वजह जहर है, आखिर डॉक्टर ने घोषणा की। यादव ने कुर्ती निगाह मेरे पर डाली, फिर डॉक्टर के और करीब सरक आया। तदुपरांत दोनों में इतनी धीमी आवाज़ में वार्तालाप हुआ कि मेरे लिए कुछ भी सुन पाना मुहाल था। मैंने कान खड़े करके एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की तो यादव ने यूं मुझ पर आंखें तरेरी कि दीवार पर से हटी मेरी पीठ वापस उस पर पोस्टर की तरह चिपक गई। फिर डॉक्टर और फोटोग्राफर दोनों विदा हो गए। लैब वाले ने लाश के करीब लुढ़के पड़े गिलास को पॉलीथीन के बैग में महफूज किया। फिर लाश को कारपेट पर से परे सरकाकर कारपेट को रोल करके एक सिपाही के हवाले किया और आखिर में लाश को उठवाकर पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया। अब मौका वारदात लोकल थाने से आए एक सब इंस्पेक्टर के हवाले था। यादव ने मुझे इशारा किया और बाहर की ओर बढ़ा। मैं तत्काल उसके पीछे लपका। हम दोनों खामोशी से लिफ्ट में सवार हुए और नीचे पहुँचे। तब तक रात का 1 बज चुका था। सड़क पर जीप के करीब पहुंचकर यादव मेरे रूबरू हुआ। उसने 2 उंगलियों को होठों के करीब ले जाकर कश लगाने का अभिनय किया। तलब लग रही होगी, फिर बोला,
मशगूल शक्ल बनाकर मैंने एक सिगरेट सुलगाया। ऊपर मेरे को मेरी औलाद का सदका दे रहा था। अब बोल, क्या जानना चाहता है? कत्ल का केस है? हाँ, जहर से हुआ। जहर उस जाम में था जो मकतूल के हाथ से निकलकर कारपेट पर लुढ़का पड़ा था। गिलास के रिम के गिर्द कारपेट गीला था, जो जाहिर करता था कि बिलौरी विस्की गिलास में काफ़ी सारी लिक्विड था जो कारपेट पर बहा था और उसने जब्ज़ हो गया था। लिक्विड का एनालिसिस लैब में होगा, इसलिए कारपेट को महफूज कर लिया गया है। एनालिसिस अभी होना है तो आपने ये कैसे बोल दिया कि कत्ल जहर से हुआ? डॉक्टर ने बोला उसको खास जहर पहचानने का तजुर्बा है। मकतूल के हाथ से निकलकर जब विस्की का गिलास कारपेट पर लुढ़का था तो उसमें से लिक्विड मुकम्मल तौर से नहीं बह गया। लुढ़का पड़ा गिलास सूख नहीं पाया था। गिलास भीतर की तरफ से गीला था, पैंदा ज़्यादा गीला था और डॉक्टर की परख के लिए इतना काफ़ी था। गिलास में विस्की थी और विस्की में आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड नाम का बेकेमिकल था जो डीलर्स के पास आम मिलता है और उन बड़े खतरनाक चूहों को मारने के काम आता है जो रोडेंट कहलाते हैं और जो फसल बर्बाद कर देते हैं। आसान ज़बान में इस केमिकल को खाली आर्सेनिक कहते हैं। शिनाख्त कैसे हुई? बकौल डॉक्टर, बॉडी में आर्सेनिक हो तो नाखूनों से पता लग जाता है, बदरंग हुई चमड़ी से पता लग जाता है, और डॉक्टर बहुत ही तजुर्बेकार हो जो कि वो था, जो अभी गया, गिलास को सूंघने से पता लग जाता है। डॉक्टर ने गिलास में से और कारपेट पर बिखर कर जब्त हुए लिक्विड से लहसुन की बहुत ही मामूली, बहुत ही कमज़ोर मुश्क आती महसूस की थी, जो कि पारखी डॉक्टर के लिए और सैनिक की तरफ इशारा के लिए काफ़ी थी। किसी ने धोखे से जहर दिया? हाँ, कत्ल के इरादे से। और क्या? किसने? फ्लैट में मकतूल के साथ किसी औरत की मौजूदगी के सबूत मिले हैं। एक बंद बेडरूम में जनाना सेंट की खुशबू थी। कैसे मालूम? आप तो ड्राइंग रूम से हिले नहीं। ये जो मेरे साथ पुलिस का इतना अमला था वो भी नहीं हिला था। उनमें से भी हर एक पर तेरी निगाह थी। सॉरी सर, सारे काम स्क्वाड के इंचार्ज नहीं करने होते तो स्क्वाड की क्या ज़रूरत थी? सर सॉरी। अब बोल, क्या केस था मकतूल का? कैसे बना क्लाइंट? क्या प्रॉब्लम थी उसकी? उसे अंदेशा था कि कोई उसकी जान लेने की कोशिश कर रहा था। कैसा अंदेशा? खबर कैसे लगी? मैंने उसे मोरवाल एस्टेट में अवस्थी के कत्ल की तीनों कोशिशों के बारे में बताया। यादव ने गंभीर हुंकार भरी। लिहाजा चौथी कोशिश कामयाब हो गई? हाँ सर, ऐसे ही जान पड़ता है। यानी बड़ा जासूस क्लाइंट के लिए कोई हथेली ना लगा सका? जी। कैसे करता? पहली कोशिश के बाद उसने मुझे अप्रोच किया होता तो कुछ कर दिखाता। एस्टेट में जो 3 कोशिशें हुई उनके दौरान वो मेरा क्लाइंट नहीं था। जब था, कहते हो 4 दिन से एस्टेट में हो, तब भी तो कोई कदम ना कर सके तुम। वो तो ऊपर मरा पड़ा मिला, क्योंकि कभी भी उसने मुकम्मल तौर से मुझे अपना राजदार बनाया ही नहीं। कई बातें मुझसे छुपा कर रखी, मुझे भनक भी नहीं लगने दी और पूछने पर भी कुछ नहीं बताया। या तो टाल देता था या गोलमोल जवाब देता था, जो किसी काम का नहीं। अब यादव साहब, जो क्लाइंट अपने पीडी से ही सिक्रेटिव होता है तो खुद अपने काज को ही नुकसान पहुंचाता है। आप दर्जी को कपड़ा दें और कहें इसकी कमीज़ सी दे तो वो सी देगा। नाप लेने को बोलोगे ना? हाँ वो तो है। अब ग्राहक कहे नाप की कोई ज़रूरत नहीं, दर्जी ऐसी सी दे तो वो क्या कर पाएगा? यादव ने सर इनकार में हिलाया। अपने धंधे में मेरा हमेशा इस बात पर जोर रहा है कि क्लाइंट और पीडी का रिश्ता मरीज़ और डॉक्टर जैसा होता है। जैसे माकूल इलाज के लिए मरीज़ का डॉक्टर को अपने अलामत की बाबत पूरी जानकारी देना ज़रूरी है, ऐसे ही क्लाइंट को अपने केस की सारी बात पीडी को ज़रूर बतानी चाहिए। अब क्या कहूँ मैं आपसे, मौजूदा केस में ऐसा ही कुछ सिलसिला मेरे साथ था। हाथ तो मेरे मकतूला ने पहले क्लाइंट बनने से पहले ही बांध दिए। 3 बार कत्ल की कोशिश हुई बताते शख्स ने एक बार भी पुलिस का रुख नहीं किया। स्टेट में मेरी कार में बम विस्फोट हुआ जबकि मैं कार में सवार था। क्लाइंट की जिद थी कि मैं पुलिस में रिपोर्ट नहीं करूं। बीवी को लगता था कि खाविंद का क्लाइंट का कोई लव अफेयर था। अब जाहिर हो रहा है कि था, फिर भी अपनी ज़बानी मेरे से कुछ नहीं बोला, मुझे ही भटकाने की कोशिश की। अफेयर की बाबत बोलता
बोलता कि इस इमारत में माशूक से मिलने के लिए वो अपना प्रेम घरौंदा मेंटेन किए था, तो क्या मैं उसके राज को राज न रखता? जहाँ इतनी बेएतबारी हो वहाँ पीटी कामयाब होके दिखाए भी तो कैसे दिखाए? तो ऐसे क्लाइंट से किनारा करना था। कैसे मुमकिन था सर? पेइंग कस्टमर से, हैंडसमली पेइंग कस्टमर से कोई किनारा करता है? मैं ये रुख अख्तियार करूँगा तो इंडिया गेट पर आइसक्रीम बेचता दिखाई दूंगा। इसकी माशूका इसी इमारत में है? हाँ। कौन? कहाँ? मकतूल के फ्लैट के एन नीचे की तीसरी मंजिल के फ्लैट में 2 नौजवान लड़कियां मुकाम पाए हैं। उनमें से एक। कौन सी एक? जो कत्ल के साथ मकतूल के साथ थी। अरे कौन सी? अब क्या पता कौन सी, मैंने तो कोई लड़की वहाँ देखी नहीं थी। फिर क्या बात बनी? बनेगी ना, पुलिस उनसे मुखातिब होगी। कत्ल के वक्त के आसपास वो कहाँ थी, इस बाबत सवाल करेंगी तो बनेगी ना बात। आप देख लीजिएगा, पुलिस के रौब से थर्राई एक जनी दूसरी जनी की मुखबरी करने लग जाएगी। आखिर कत्ल का मामला है, कौन इन्वॉल्वमेंट चाहेगा? जो ऊपर मकतूल की सोबत में नहीं थी वो खुद पुलिस को यकीन दिलाएगी कि वो नहीं थी। आप मुझे कल तक का टाइम दीजिए, मैं एक मुश्त सब कुछ बोलूँगा। कुछ कन्फ्यूज़न मेरे जहन में है, मैं ज़रा उनसे निजात पा लूँ तो कल जब हुक्म करोगे पुलिस हेडक्वार्टर में आपके दरबार में हाजिरी भरूँगा। तब तक हो सकता है ऊपर काम करती आपकी टीम ही बहुत कुछ जान जाए और मेरी जानकारी की आपको ज़रूरत ही ना पड़े। नोट्स एक्सचेंज करेंगे। अपने स्वभाव के विपरीत वो सेहो के मिजाज से बोला। फ़ोन करके आना। ज़रूर, लेकिन एक बात मैं अभी आपकी तवज्जो में लाना चाहता हूँ, वरना आप कहेंगे, बल्कि इल्ज़ाम लगाएंगे कि मैंने कुछ छुपा लिया। हाँ, आपने कहा है कि ऊपर फ्लैट में मकतूल के साथ कोई लड़की थी। ड्राइंग रूम में जो ड्रिंकिंग सेशन सेट था वो भी मकतूल के साथ फीमेल कंपेनियन होने की चुगली करता था। टेबल पर 2 विस्की गिलास थे, एक के रिम पर लिपस्टिक के दाग थे। नहीं, आगे बढ़। मैं उम्मीद करता हूँ वहाँ आपने ये बात नोट की होगी कि सेंटर टेबल पर 2 जनों के लिए 2 विस्की गिलास थे, विस्की की बोतल थी, नमकीन के बाउल थे, लेकिन वहाँ कस्टमरी आइस बकेट नहीं थी। क्यों भला? जब टेबल पर चिल्ड वाटर मौजूद था तो बर्फ़ की ज़रूरत नहीं थी। आपकी बात से मुझे मुकम्मल इत्तेफाक है, लेकिन बर्फ़ की हाज़िरी वहाँ फिर भी थी। कहाँ थी? कारपेट पर थी। कारपेट पर मकतूल के जिस्म से परे फैले दाएं हाथ के करीब लुढ़के पड़े ग्लास में से छिटक कर 2 आइस क्यूब बाहर जा पड़े थे। वहाँ तो कोई आइस क्यूब नहीं थे सर, आपके पहुँचने तक वो पिघल गए थे। यादव सकपकाया। उसने घूरकर मुझे देखा। मैंने लापरवाही से सिगरेट का आखिरी कश लगाया और उसे किनारा किया। तुम्हें कैसे मालूम? अब उसका लहजा सख्त था, नाखुश था, पुलिसिया था जो। मैं पुलिस से बहुत पहले वहाँ पहुँचा था, तब जबकि वारदात हुए कोई ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था। तब मैंने अपनी आंखों से कारपेट पर लुढ़के आइस क्यूब देखे थे। वो पिघलते आइस क्यूब घड़ी का भी काम कर रहे थे, साबित कर रहे थे कि कत्ल हालिया वाक़या था। मेरे पहुँचने के बाद बस थोड़ी ही देर पहले वजूद में आया था। पहले से हुआ होता तो कारपेट पर पिघलते आइस क्यूब हरगिज़ ना दिखाई देते। यादव खामोश रहा। आजकल जैसे सर्दियों के मौसम में रूम टेम्परेचर पर मोटे कारपेट पर पड़े 1 इंच के आइस क्यूब की पूरी तरह पिघलने में 20 मिनट का वक्त लग सकता है। ऊपर पिघलते आइस क्यूब पिघलने की जिस स्टेज में मैंने देखे थे उससे जाहिर होता था कि पूरी तरह से पिघलने में अभी 8-10 मिनट और लगने वाले थे। इसका साफ मतलब था कत्ल मेरे वहाँ पहुँचने से बस 10-1 मिनट पहले ही हुआ था। यानी? यादव बोला, अगर तुम कातिल नहीं। क्या गजब करते हो जनाब। ओहो, तो यूं समझो कि कातिल गया और तुम आए। हाँ, ऐसे ही जान पड़ता है। 4 मंजिल तय करनी थी, रास्ते में टकराव नहीं हुआ? मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ था। यहाँ 2 लिफ्ट हैं, हो सकता है एक में मैं ऊपर आ रहा था और ऐन उस घड़ी दूसरी में कातिल नीचे जा रहा था, जा रही थी। मुमकिन है भाई, कुछ भी मुमकिन है। अभी तो तफ्तीश बस शुरू हुई है, आप आखिर तो असले जान ही लेंगे। और क्या कह रहे थे? बर्फ़ घड़ी के अलावा? सर, मैंने अर्ज किया ही है कि वो फ्लैट मकतूल का प्रेम घरौंदा था, जहाँ उसकी हाज़िरी कभी कभार की थी। किचन में रेफ्रिजरेटर था। तुम्हें कैसे मालूम? यादव मुझे घूरते बोला।
तुम तो कहते थे कि ड्राइंग रूम के अलावा तुम फ्लैट में कहीं नहीं गए थे। सर जी, हाई फाई लिविंग वाले फ्लैट्स के किचन में रेफ्रिजरेटर होता ही है। यानी देखा नहीं, अंदाज़ा लगाया। किचन में फ्रिज का होना फॉर ग्रांटेड लिया। हाँ, ना होता तो फ्रिज की बाबत मेरी बात जो मैं कहने जा रहा हूँ कच्ची जान पड़ती। क्या कहना चाहते हो? ये मांग के बोलो कि रेफ्रिजरेटर किचन में था। मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे नहीं मालूम कि फ्रिज ऑन था या नहीं था। जब विज़िट कभी कभार की थी तो फ्रिज ऑन छोड़ने का क्या मतलब हुआ? दुरुस्त। जब फ्रिज ऑफ था तो चिल्ड वाटर का जग कहाँ से आया? बाहर से आया, माशुका लाई। और आइस क्यूब्स भी। हाँ, इसमें क्या प्रॉब्लम है? बकेट कहाँ गई? आइस क्यूब कहाँ गए? बचे हुए आइस क्यूब्स। उसने उस बात पर विचार किया। दो जवाब मुमकिन है। एक तो ये कि आइस बकेट के मामले में मौका वारदात के साथ कोई छेड़ाछाड़ी हुई। कब को हुई? मैं नहीं समझता कि कातिल के पास छेड़छाड़ के लायक वहाँ ठहरने का टाइम था। पिघलते आइस क्यूब उसकी मौका वारदात पर बहुत ही मुख्तसर हाजिरी की गवाही देते हैं। कातिल की, तेरी नहीं। क्या कहा? तू अक्सर अपनी ज़बानी दावा करता है, फिर हैंडसमली पेइंग क्लाइंट की खातिर, तेरी उम्मीद से ज़्यादा पे करने वाले क्लाइंट की खातिर तो कुछ भी कर सकता है। कसम उठवा लीजिए यादव साहब, आउट ऑफ द वे मैंने कभी कुछ नहीं किया। क्या तू और क्या तेरी कसम? 100 हरामी मरे होंगे जब एक सुधीर कोहली पैदा हुआ होगा। 1000। मैंने तारीफ नहीं करी तेरी, मेरे को लगी ना। बहरहाल आप दूसरी वजह पर आइए। दूसरी वजह यह है कि आइस क्यूब्स पानी के जग में थे तो पैक बनाते वक्त पानी के साथ ग्लास में आ गए। कंपेनियन ने आइस क्यूब से परहेज़ रखा, बाकी जग में पिघल गए, इसलिए जग का पानी चिल्ड था। अपने फ्रिज को चेक नहीं किया? किया होगा किसी ने, मैं अभी मालूम करता हूँ। ठीक। कोहली, मौका वारदात पर पुलिस से पहले तेरी मौजूदगी से मैं आजिज हूँ। जैसे एनसीआर में हुए हर कत्ल की वारदात में मेरी मौजूदगी होती है। बकवास ना कर। हर मर्डर सस्पेक्ट तेरा क्लाइंट नहीं होता। मेरा हर क्लाइंट भी मर्डर सस्पेक्ट नहीं होता। बहस भी मत कर। तो क्या करूं? कबूल कर कि कुछ नहीं तो तेरी तेरी दखल अंदाजी से वो वजूहात पैदा होती है जो मुझे तेरे खिलाफ करती है, जो अक्सर मुझे तेरे को पुलिस की कार्यवाही में कैसे न कैसे कहीं ना कहीं अपनी टांग अड़ाए देखना पड़ता है, जो बतौर मर्डर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। सर, गुस्ताखी माफ़। इस बार ये बात लागू नहीं। इस बार जो हुआ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर साहब के हित में हुआ। क्या? ऐसे हित में हुआ कि मुझे आपकी शाबाशी मिलनी चाहिए। क्या हुआ? मैंने मोबाइल पर महफूज मौका वारदात की अपनी तस्वीरें यादव को दिखाई। यादव ने यूं मुझे देखा कि मैं समझ नहीं पाया कि वो हैरान ज़्यादा था या नाराज़। मेरे को फॉरवर्ड कर अभी। मैंने आदेश का पालन किया। फिर मैं बोला, जनाब, बर्फ़ का जवाब तो जैसा तैसा आपने दिया, लेकिन तवज्जो की तालिब ये बात भी तो है, जब वहाँ चलता ड्रिंकिंग सेशन 2 जनों के बीच में था तो एक तीसरा बिलौरी बाहरी पहनने वाला विस्की गिलास वहाँ क्या कर रहा था? उसने तत्काल उत्तर ना दिया। क्या कर रहा था? जैसे वो खुद से सवाल कर रहा हो। आप बताइए, गिव मी योर कंसिडर्ड प्रोफेशनल ओपिनियन। उसकी परेशानी पर बल पड़ी। हाकिम सोच रहा था, दिमाग पर जोर दे रहा था, और धीरज से मैं उसके बोलने की प्रतीक्षा करता रहा। तो ड्रिंकिंग सेशन 3 लोगों के बीच में था, उसने निर्णायक भाव में उत्तर दिया, क्योंकि मौका वारदात पर 3 विस्की ग्लासेस की हाजिरी थी, 2 सेंटर टेबल पर और 1 कारपेट पर लुढ़का पड़ा। यादव साहब, मैंने पहले भी आपको हिंट दिया कि वो 4थी मंजिल का फ्लैट मकतूल का प्रेम घरौंदा लव नेस्ट था। फिर वहाँ तीसरे का क्या काम? जो 2 लड़कियाँ तीसरी मंजिल पर रहती हैं उनमें से एक को तू मकतूल की माशूक बता रहा है। क्या पता वो दोनों ही इनवाइटेड हो? हाँ, हो सकता है। आजकल अर्बन सोसाइटी बहुत परमिसिव हो गई है, इसलिए हो सकता है। तो ऊपर मकतूल के साथ 2 लड़कियाँ और दोनों मेजबान के साथ ड्रिंकिंग सेशन में मशगूल। हाँ, लेकिन लिपस्टिक का गिलास एक ही विस्की गिलास के रिम पर क्यों? दूसरी ने नहीं लगाई लिपस्टिक।
एक मंजिल ऊपर ही तो था, क्या ज़रूरत थी सजने धजने की, मेकअप करने की। पर यह बात एक पर लागू होती है तो दूसरी पर क्यों नहीं लागू हुई? अब नहीं थी तो नहीं थी, हो सकता है एक अपीयरेंस कॉन्शियस थी, दूसरी इस मामले में इतनी पर्टिकुलर नहीं थी, या दूसरी माशूक थी इसलिए कदरन सज धज के आई थी और सज धज में लिपस्टिक का भी शुमार था। हाँ, ये भी हो सकता है। तो जो पर्टिकुलर थी वो बेडरूम में क्या कर रही थी? वहाँ बसी जनाना परफ्यूम की मुश्क की वजह से ऐसा बोला? भाई वॉशरूम विजिट कर रही थी जो कि बेडरूम में था। आपके पास तो हर बात का जवाब है। तू बोल आगे। मकतूब फ्लैट के मेन डोर और ड्राइंग रूम की सेंटर टेबल के बीच में कारपेट पर लुढ़का पड़ा था। उसका जाम भी सेंटर टेबल पर रखा होने की जगह उसके हाथ में था। ऐसा क्यों? मेन डोर से परे किचन है, वहाँ गया होगा किसी वजह से। जाम हाथ में लेकर, इसमें क्या हर्ज है? आपके पास तो वाकई हर बात का जवाब है। कलप रहा है, इसलिए तेरे को एकोमोडेट करने के लिए एक थ्योरी मैं जोड़ता हूँ। क्या जोड़िए? थ्योरी है कोहली, गौरतलब थ्योरी है, ज़रूरी नहीं हकीकत हो, अलबत्ता हकीकत के करीब हो सकती है। मर्डर केस एक बड़ा वाक़या होता है। पुलिस को उससे ताल्लुक़ रखती कोई दूर दराज की भी बात दिखाई दे तो उसे उस पर गौर करना पड़ता है, भले ही हाथ में कुछ ना आए। यस, आई अंडरस्टैंड सर। सुन, मकतूल कॉल बेल का जवाब देने के लिए उठा था। सॉरी, कॉल बेल ख़राब थी। नॉक का, दस्तक का जवाब देने के लिए उठा था। उसे उम्मीद थी कि जो कोई भी डोर नॉक कर रहा था वो वहीं से टल जाने वाला था, लेकिन जब मैजिक आई में से उसने आगंतुक की शक्ल देखी तो लड़कियों को उसने बेडरूम में जाने को बोल दिया। ये उनकी नालायकी थी कि वो अपने अपने जाम वो साथ नहीं लेकर गए। मकतूल ने दरवाज़ा खोलकर आगंतुक को रिसीव किया, उससे कोई मुख्तसर सी बात की और उसे रुखसत कर दिया। किस्सा ख़त्म। तब ये भी स्थापित हो गया कि बेडरूम में परफ्यूम की मुश्क कैसे बसी थी, उसके जाम में जहर कैसे और कब पहुंचा। उसकी जानकारी के बिना एक लड़की ने दूसरी की निगाह बचाकर मकतूल के पीछे टेबल पर पड़े जाम में जहर मिला दिया। दरवाजे पे पड़ी दस्तक से पहले या बाद में? पहले किसी वक्त, जबकि अभी उसने अपने जाम की तरफ तवज्जो नहीं दी थी। आई सी, कोई भी वजह हो सकती है। इस बार हाकिम तनिक झुंझलाया। जब ड्रिंकिंग सेशन शुरू होता है तब चीयर्स बोला जाता है और रस्मिया तौर पर जाम फ़ौरन होठों तक पहुंच जाता है। दूसरे पैक पर ऐसा ज़रूरी नहीं होता। वो दूसरा पैक था जिसमें कभी जहर मिलाया गया? हाँ। कब मुंह को लगाया गया? क्यों पूछ रहा है? आपने उसे घातक जहर बताया। मैं तेरे एतराज़ को समझ रहा हूँ। जहर के बारे में मैंने वही दोहराया जो मैंने डॉक्टर से सुना था। अभी हमें जहर की मिकदार की कोई खबर नहीं है, यानी नहीं मालूम कि मिकदार कितनी हो तो जान फ़ौरन जाती है। हो सकता है जाम में जहर की मिकदार कदरन कम हो, या ग्लास के लिक्विड में शामिल होने से कम मिकदार में होने से उसके असर की फितरत फौरी ना हो, जहर अंदर दम बाहर जैसी ना हो, उसके जाम अभी थामा ही हो और दरवाजे पर दस्तक पड़ी हो, जाम उठाए वो दरवाजे पर पहुंचा हो और वापसी में उसने जाम से घूंट भरा होगा और जहर के असर में ढेर हो गया होगा। अब इसमें एक बात ये भी जोड़ कि जहर को जानलेवा बताया गया है, लेकिन उसका असर मैन टू मैन डिफ़र भी कर सकता है। कोई सख्त जान थोड़ी देर उसके असर को झेल भी सकता है। उसने ठिठक कर मेरी सूरत पर निगाह डाली। वहाँ आश्वासन के भाव ना पाए तो बोला, मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले फॉरेंसिक लैब से बात करूँगा, किसी विशेषज्ञ से बात करूँगा जिसे शायद टैक्सिकोलॉजिस्ट कहते हैं। और लड़कियाँ? उठ के चल दी। कोई उन्हें वहाँ आते जाते देखने वाला तो था नहीं। क्या प्रॉब्लम थी? मेरे जहन में पड़ोस वाली युवती का अक्स उभरा जो मकतूल के मेन डोर का दरवाज़ा खटखटाए जाने से परेशान थी, लेकिन मुमकिन था कि वहाँ मकतूल के फ्लैट में पहुँचते वक्त लड़कियों ने दरवाज़ा खटखटाया ही ना हो। उन्हें मालूम हो कि घंटी ख़राब थी, इसलिए वो उन्हें अनलॉक्ड मिला हो। यानी प्रत्यक्ष था। मैं बोला, तीसरी मंजिल की 2 लड़कियों में से एक कातिल। थ्योरी है भाई, जो थ्योरी खेलने के लिए तेरी नज़र की। क्या कहने, तो अब मेरी बारी। हाँ, अब यही समझ तू। तो सुनिए,
मैं इस बात से बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ कि ऊपर मकतूल के फ्लैट में दोनों लड़कियाँ थीं। वो आशिक का लव नेस्ट था जो वो माशूक की सोहबत के लिए मेंटेन किया था। क्यों भला वो कबाब में हड्डी मंजूर करता? तो मेरी थ्योरी कहती है कि मकतूल के फ्लैट में कोई लड़की थी ही नहीं। मकतूल का तब का मेहमान कोई मर्द था। अरे भाई, गिलासों की वजह से अभी तो तूने 3 जनों की हाजिरी पास करके हटा है, फिर अकेला मर्द? शातिर मर्द, चालाक मर्द, इल्यूज़न पैदा करने में महारत हासिल किए मर्द, जिसने कत्ल के बाद वहाँ एक अतिरिक्त विस्की गिलास सेट किया और एक अन्य गिलास के रिम पर लिपस्टिक के दाग छोड़े। मैंने उसे शातिर मर्द बोला, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं कि माहौल को औरत की मौजूदगी के लिहाज से प्रमाणिक बनाने के लिए लिपस्टिक उसने खुद अपने होठों पर लगाई हो और फिर एक विस्की गिलास के रिम पर लिपस्टिक के होठों के आकार के दाग बनाए हो और उसी ने बेडरूम में जनाना परफ्यूम की मुश्क फैलाई हो ताकि फ्लैट में जनाना हाजिरी और अच्छी तरह से स्थापित हो जाती। मर्द के पास लिपस्टिक और परफ्यूम का क्या काम? दोनों आइटम वहाँ फ्लैट में ही उपलब्ध होंगी। आखिर वो लव नेस्ट था जहाँ माशूक की हाजिरी रेगुलर थी। तो ऐसे सौंदर्य प्रसाधन तो क्या, मुझे तो कोई हैरानी नहीं होगी कि अगरचे कैजुअल यूज़ के लिए वहाँ माशूक के कुछ कपड़े भी मौजूद हों, हम बिस्तर होने के लिए चेंज ऑफ ड्रेस की ज़रूरत होती हो। कातिल कोई मर्द, शातिर चालाक मर्द, क्यों नहीं? मेरी काउंटर थ्योरी के हिसाब से क्यों नहीं? है कोई ऐसा शख्स आपकी नज़र में? है तो सही, कौन? मैंने उसे मकतूल के एजेंट धर्मेश ग्रोवर के बारे में बताया। ये भी एक्सप्लेन किया कि क्यों कर मकतूल एक मोटी रकम का उसकी कर्जाई था जिसकी वसूली के सिलसिले में वो मकतूल को जान से मार देने की धमकी दे चुका था। मैं उसी की तलाश में था, मैंने आगे बताया। दोपहर बाद से मैंने उसकी तलाश में कोई जगह नहीं छोड़ी थी जहाँ वो हो सकता था। मैं ऑल द वे द्वारका उसके घर तक गया था, लेकिन वो मुझे मिला ही नहीं। क्यों नहीं मिला था? क्योंकि वो यहाँ था और अपने कर्जाई के कत्ल को अंजाम दे रहा था। कत्ल को अंजाम देने में इतना टाइम लगता है? घात लगाने में तो टाइम लगता है ना। यूँ घात लगाने में टाइम लगता है कि खुद कातिल पर कोई आँच ना आए। सेफ गेम अरेंज करने में टाइम तो लगेगा ही। आगे वो अपने कर्जाई के कत्ल को अंजाम दे रहा था और कत्ल के बाद यहाँ ऐसी स्टेज सेट कर रहा था कि लगता कत्ल की नौबत आने से पहले मकतूल ने 2 मेहमानों को रिसीव किया था, जिनमें एक और कोई औरत थी। क्या कहते हैं आप? थ्योरी है भाई, एक थ्योरी का मुकाबला करने के लिए एक और थ्योरी। चल, फिर भी इस धर्मेश ग्रोवर को मैं तलब करूँगा, उसके सारे पर्टिकुलर्स बोल। मैंने सब बोला जो उसने मोबाइल पर नोट किया। अब मुझे एक फाइनल बात कहने की इजाज़त दीजिए। मैं बोला, जो मुझे लगता है आपकी तवज्जो में नहीं आई, आपके लैब एक्सपर्ट्स की तवज्जो में नहीं आई, जबकि उसका दर्जा अहम हो सकता है, अहम तरीन हो सकता है। ऐसी कौन सी बात है? गौर से सुनिए। मौका वारदात पर 3 विस्की ग्लासेस की हाजिरी है। तीनों एक जैसे क्यों नहीं? क्या? जो 2 विस्की गिलास मेज़ पर हैं वो जुदा किस्म के हैं। जो एक कारपेट पर लुढ़का पड़ा पाया गया है वो जुदा किस्म का है। मेज़ वाले दोनों गिलास आपस में ऐन मिलते हैं और नीचे लुढ़का पड़ा गिलास मेज़ वाले ग्लासेस से नहीं मिलता। कन्फर्मेशन उन तस्वीरों से भी होती है जो मैंने आपको फॉरवर्ड की। यादव ने अपने मोबाइल पर तस्वीरों का मुआयना किया। ये तो कोई बड़ी बात नहीं, वो बोला। वो रेगुलर लिविंग वाला फ्लैट नहीं है, ज़रूरी नहीं है उसमें ढेर मैचिंग क्रॉकरी हो। इसलिए 3 गिलास 2 किस्म के? तो और क्या वजह हो सकती है? इस बाबत ऊपर का फेरा लगाते तो बेहतर होता। कोई जल्दी नहीं, जब तक पुलिस मौका वारदात पर मौजूद है तब तक कोई जल्दी नहीं। आपने ऊपर रेफ्रिजरेटर भी तो चेक करना है। और भी बता दे मैंने क्या क्या करना है, मेहरबानी होगी तेरी। सॉरी, तो मैं अब रुखसत पाऊँ? 2 बजने को है। जैसे मेरे लिए नहीं है। अब मैं खामोश रहा। जैसी मैंने ताकीद की है, कल हाजिरी भरना। जो कहना हो दाखिल दफ्तर करना हो उसको पॉलिश करना। फुल्ली एंड फाइनली सजाने संवारने का टाइम है तेरे पास। कल छूटे ना कोई बात, कोहली। हाकिम का लहजा और सख्त हुआ। कोताही ना हो। नहीं होगी। जय हिंद।
जवाब में उसने सहमति में सर हिलाया। हिंद की जय तस्लीम की। रात की उस घड़ी सड़कें सुनसान पड़ी थीं, इसलिए 1 घंटे में कम समय में मैं वहाँ पहुँच गया। मैंने विनीत को सोते से जगाया। उसने पहले घड़ी में टाइम देखा, 3 बजे थे। क्या आफत आ गई? आफत ही आ गई है, होश में आ जाओ छोटे भैया। मुंह आँख पे कोई छीटा वीटा मारना हो तो मार लो। वो संजीदा हुआ, फिर खामोशी से बाथरूम में दाखिल हुआ। थका मांदा मैं पीछे कुर्सी पर ढेर हुआ। कुर्सी पर ही नींद के कब्जे में आ जाने का अंदेशा था, इसलिए मैंने एक सिगरेट सुलगा लिया। मेरे पहला कश लगाने तक वो वापस लौट आया। सच में ही मुंह धोकर आया था। वो मेरे सामने कुर्सी पर बैठ गया। क्या बात है, क्या हुआ? तुम्हारे जीजा दूसरी दुनिया के मुसाफिर बन गए, ये हुआ। क्या? अवस्थी साहब का कत्ल हो गया। हे भगवान, कब, कहाँ, कैसे? पुलिस यहाँ आती ही होगी, सब बताएगी। पुलिस? यहाँ क्यों? अभी भी नींद में ही हो क्या? एस्टेट का एक बाशिंदे का मर्डर हो गया। पुलिस उसके होतों सोतों को खबर करेगी कि नहीं? ओह, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम? तुम्हें मालूम है? कैसे मालूम? अब स्टेट में ये बात किसी से छुपा नहीं है कि मैं तुम्हारे जीजा का एंगेज किया हुआ प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ। तुम्हारी बहन को तो ये बात खास तौर से मालूम है, जिसने कल तुम्हें अवस्थी साहब के पीछे लगाया था। इसलिए नहीं हो सकता कि तुम्हें ना मालूम, या हो सकता है? उसने जवाब नहीं दिया। पुलिस यहाँ आती ही होगी। उनके पहुँचने से पहले मैं तुमसे बात करना चाहता था, इसलिए जो मैं पूछूं उसको बिना किसी टाल मटोल के सीधा और सच्चा जवाब देना, और जल्दी देना, समझ गए? उसने बिना हुज्जत किए हामी भरी। कल अवस्थी साहब ने लंच पर घोषणा की थी कि उनका मनेसर जाने का प्रोग्राम था, लेकिन पहले उन्हें कनॉट प्लेस में कोई काम था। बहन के हुक्म पर तुम जीजा के पीछे लगे थे। अब इसके आगे बताओ। वो मैंने कनॉट प्लेस तक ठीक ठीक कपिल का पीछा किया था। मैंने हर एहतियात बरती थी कि कपिल को पता ना लगे, और मैं उसके पीछे एम ब्लॉक तक पहुंच गया, जहां पे उसने अपनी गाड़ी स्विफ्ट पार्क की थी। कार से निकलकर वो थोड़ी थोड़ी ही दूर गोल्ड स्टार नाम के एक रेस्टोरेंट में गया, और जहां उसके पीछे जाना मैंने ज़रूरी नहीं समझा, और तब तक मैं स्विफ्ट पर अपनी निगाह लगा के बेईमानी वहीं पे घूमने लगा। यूँ उसको मेरी खबर लग सकती थी और वो खबरदार होकर अपना आइंदा प्रोग्राम ड्रॉप कर सकता था। इसलिए मैंने फिर स्विफ्ट पर निगाह रखना सेफ बेट समझा, और उसका लौट के वहीं पर आना लाजमी था। लेकिन कपिल बहुत चालाक निकला। ज़रूर उसे खबर लग गई थी कि मैं उसके पीछे लगा था। क्यों वापस नहीं लौटा? हाँ, घंटों इंतज़ार किया। काफ़ी अरसा तो मैं उम्मीद करता रहा कि वो रेस्टोरेंट में किसी के साथ मीटिंग में था, क्योंकि लंच का टाइम तो वो था ही। इंतज़ार करते 2 घंटे गुजर गए तो मैं रेस्टोरेंट में गया। वहाँ अंदर देखा, पूरा रेस्टोरेंट लगभग खाली पड़ा था, और एक वेटर को पटाकर मैंने उसे मेल वॉशरूम में झाँक कर आने को बोला तो खबर लाया कि वॉशरूम खाली है। मैं समझ गया कनॉट प्लेस के में नज़दीक ही कहीं और भी उसकी हाज़िरी थी, जहाँ के लिए वो पैदल निकल गया, और लिहाजा मैं वापस स्विफ्ट की विजिल पर पहुँचा। 2 घंटे और बर्बाद किए, लेकिन वो नहीं लौटा। तब जाकर मुझे समझ में आया कि क्या हुआ था। जहाँ जाना था कैब पर चला गया था, सिर्फ तुम्हें गुमराह करने के लिए, तुम्हारे से पीछा छुड़ाने के लिए पार्किंग में छोड़ गया था। एग्जैक्टली। कपिल मनेसर गया था या कहीं और? कैब पकड़ने में क्या प्रॉब्लम थी? ओला उबर के होते कोई प्रॉब्लम नहीं थी। खैर, तुम्हारी टेलिंग का सब्जेक्ट तो हाथ से निकल गया। फिर तुमने क्या किया? मैं ठगा सा कनॉट प्लेस में मौजूद रहा, और सूरजकुंड लौटने की जगह मुझे अपने गर्लफ्रेंड का ख्याल आया जो जॉब करती थी, लेकिन 7:30 बजे तक घर वापस पहुंच जाती थी। जॉब? स्टेट बैंक, हौसखास विलेज में। गर्लफ्रेंड स्टेडी। तुम्हारी शोरूम के प्रॉस की वजह से रोज़ की मुलाकात। रिहाइश सुंदर नगर, गुलमोहर, और नाम सुरभि दत्ता। अब इससे आगे बढ़ो। उसकी आंखें फैल गई। तुम्हें कैसे मालूम? आई एम अ डिटेक्टिव, यू नाउ। अब आगे बढ़ जाओ चुपचाप से। जल्दी से मेरे सवालों का जवाब दो और बताओ, गर्लफ्रेंड मिली? फ़ोन पर बात हुई। उसे डिनर डेट बाखुशी कबूल थी। बोली आधे घंटे बाद मैं उसे गुलमोहर के सामने से पिक कर सकता हूँ। तुम्हें उसने कभी घर नहीं बुलाया? बुलावे की कभी नौबत ही नहीं आई। मेरी अप्रोच गुलमोहर के बाहर सड़क तक ही रही।
फ्लैटमेट को अफेयर की खबर थी? अब तुम खुद अपनी हिदायत भूल रहे हो। मैंने जल्दी जवाब देना है, क्योंकि पुलिस यहाँ कभी भी आ सकती है। ये बातें तो बाद में भी हो जाएंगी। सर्व्ड मी राइट। नींद के झोंके दिमाग हिला रहे हैं। सॉरी। नेवर माइंड। तो तुम गुलमोहर पहुँचे? हाँ, मैं अपनी कार में बैठा गुलमोहर के सामने उसकी आमद का इंतज़ार कर रहा था, तो मुझे एक हैरान कर देने वाला मंजर दिखाई दिया। इमेजिन कर सकते हो क्या? अब कर सकता हूँ, क्योंकि मैं गुलमोहर में हुए कत्ल का जामिन हूँ। कपिल आता दिखाई दिया। हाँ, मेरे सामने कैब से उतरा और भीतर गया। वैगनार नहीं पहचानी? जाहिर है कि नहीं पहचानी। भीतर बैठा मैं भी ना दिखाई दिया। कैब से उतरकर उसने आजू बाजू तो देखा ही नहीं था। बस बाहर निकला और सीधा भीतर दाखिल हुआ। सस्पेंस का मारा मैं अपनी कार से निकलकर सावधानी से उसके पीछे लपका। मेरे सामने वो लिफ्ट में दाखिल हुआ। दरवाज़ा बंद हुआ तो कॉल बटन पर के इंडिकेटर पर मैंने 4 चमकता देखा। बगुले की तरह मैं सीढ़ियों पर पहुंचा और आनन फानन और ऊपर को लपका। दूसरी लिफ्ट पर सवार होना नहीं सोचा। वो नीचे नहीं थी, सेकंड फ्लोर पर खड़ी थी। उसका इंतज़ार करता तो कपिल मुझे दोबारा नहीं दिखाई देना था। तो दोबारा चौथी मंजिल पर दिखाई दिया। हाँ, दाईं ओर के फ्लैट के मेन डोर पर चाबी लगाकर मेन डोर का ताला खोलता। और तुम्हारी मौजूदगी का एहसास उसे नहीं हुआ? दूसरी लिफ्ट से ऊपर गया होता तो ज़रूर होता। लिफ्ट के सामने जो अल्कॉफ सी थी, उसमें थोड़ी सी तो जगह थी। फिर लिफ्ट के मुकाम पर पहुंचने पर छोटी मोटी आवाज़ होती है, दरवाज़ा खुलता है, भीतर की रोशनी बाहर फर्श पर पड़ती है। मैं ऊपरले फ्लोर से 2 सीढ़ियाँ नीचे था और दीवार की ओट से दाएं फ्लैट की तरफ झाँक कर सकता था। कपिल की मेरी तरफ पीठ थी। दरवाज़ा खुलते ही वो अंधेरे फ्लैट में दाखिल हो गया और उसने पीछे से दरवाज़ा बंद कर लिया था। तो मतलब ये हुआ कि तुम्हारे जीजा का सीक्रेट लव नेस्ट आखिर तुम्हारी जानकारी में आ ही गया। हाँ, अगर वो लव नेस्ट था तो और क्या होता? कोई लड़की तो वहाँ नहीं थी। वो तो फ्लैट के भीतर मेन डोर का ताला खोलकर दाखिल हुआ था। नहीं थी तो आ जाती। अगर तुम्हारा मतलब है कि मुझे इंतज़ार करना चाहिए था, तो ये वाहियात बात थी। लड़की पता नहीं कब आती। फिर लड़की अहम नहीं थी, ये बात अहम थी कि चैताली को कपिल की वहाँ इतनी सीक्रेट मौजूदगी की खबर होनी चाहिए थी। मनेसर जाने का ऐलान करके गया वो शख्स कहीं और ही पहुँच गया था, और सहज स्वाभाविक ढंग से भी नहीं पहुँचा। मुझे बाकायदा डॉज देकर छकाकर जिस खुफिया तरीके से वो वहाँ पहुँचा था, वो अपनी कहानी खुद कहता था। लिहाजा उस घड़ी मेरी अक्ल ने मुझे यही सुझाया कि मैं इस बाबत फ़ौरन चैताली को खबर कर दूँ। तो तुमने की? हाँ। तफसील से बयान करने का वक्त नहीं था। बस यही बोला कि मनेसर का मुसाफिर कपिल सुंदर नगर के उस फ्लैट में पहुंचा हुआ था जो उसका लवनेस जान पड़ता है। चैताली क्या बोली? मुझे फ़ौरन लौट आने के लिए बोली। क्यों? हैरान होने की तो कोई बात नहीं। जाहिर था वो खुद वहाँ पहुँचना चाहती थी और कपिल को उसकी माशूक के साथ रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी। ऐसी ख्वाहिश उसने जाहिर तो की थी, संभावित फौजदारी की तरफ भी इशारा किया था। ज़रूर इसलिए मुझे वापस बुलाया था, क्योंकि मेरी इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहती थी। तुम्हें वापस बुलाकर खुद वहाँ गई? रात को और कहाँ जाती? फिर स्टेट में तो वो थी भी नहीं। अच्छा, कब लौटी? आधी रात के करीब। लौटती ही तुमने उसे खुद देखा या किसी ने खबर की? घुंघरू ने बताया। फिर क्या? मैंने चैन की सांस ली और सो गया। जाकर बात नहीं की? क्या जल्दी थी? जल्दी वाली कोई बात होती तो उसी ने की होती। मैंने यही सोचा कि इतनी रात गए उसे डिस्टर्ब करने की कोई तुक नहीं बनती। और पता नहीं कपिल वहाँ था भी या नहीं था। बराबर था, फ्लैट में मरा पड़ा था। मुझे तो नहीं मालूम था ना, मुझे तो अभी तुम्हारे बताए ही मालूम पड़ा। और कुछ? उसने कुछ क्षण सोचा, फिर इनकार में सर हिलाया। गुड, अब मेरी सुनो। बहुत अहम बात है, इसलिए गौर से सुनो। बोलो। अपनी गर्लफ्रेंड की फ्राक में गुलमोहर गए होने का तुमने जिक्र नहीं करना। किससे? किसी से भी भाई, किसी से भी। इतनी सी बात नहीं समझ रहे हो? सॉरी। गुलमोहर गए होने का जिक्र नहीं करना तो वहाँ कपिल को पहुँचता देखा होने का जिक्र का तो कोई मकसद ही नहीं।
इस ओकेशन में तुम्हारी गर्लफ्रेंड प्रॉब्लम एरिया है, जिससे कि तुम गुलमोहर के सामने सड़क पर मिलने वाले थे और अगर ड्रिंक्स डिनर के लिए निकलने वाले थे। कितनी पक्की गर्लफ्रेंड है? बहुत, जितनी कोई हो सकती है। सुख दुख के साथी 100%। यानी तुम्हारे कहने पर तुम्हारी गुलमोहर के आगे उससे शाम की मुलाकात को भूल जाएगी। वो तो यकीनन भूल जाएगी, लेकिन उसने ऐसा करना क्यों है ये बताने का टाइम नहीं है। पहली फुर्सत में उसे फ़ोन करके मालूम करो कि वो पहले ही तो पुलिस को बयान नहीं दे चुकी। अगर ऐसा नहीं हुआ हो तो उसको मनाओ, खबरदार करो कि वो अपना बयान के दौरान तुम्हारे से शाम के अपॉइंटमेंट का, उसे पिक करने के लिए गुलमोहर पर तुम्हारी मौजूदगी का कोई जिक्र ना करे। कर लोगे इतना? हाँ। कॉपरेट करेगी वो? हाँ। और ये भी याद रखना, पूछे जाने की नौबत आए तो तुमने यही कहना है तुम शाम से ही स्टेट में अपनी बहन के साथ थे। यहीं चैताली अपनी बाबत कहेगी। क्या? कि वो शाम से ही स्टेट में थी, मेरे साथ थी? हाँ। लेकिन सवाल नहीं, अभी जो कहा है वही करना है, वरना तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम हो ना हो, तुम्हारी बहन के लिए गंभीर प्रॉब्लम होगी। उसने आंखें फैलाई। उसकी सूरत से लग रहा था कि वो फिर कोई सवाल करने लगा था, लेकिन मैंने सख्त निगाह से उसे देखा और उसने अपने होठ भींच लिए। दैट्स लाइक अ इंटेलिजेंट बॉय। अब सुनो, मैं चैताली से अब भी बात करना चाहता हूँ। इतनी रात गए मैं उसका बेडरूम में नहीं जाना चाहता। तुम साथ चलो और मेरे लिए उसे जगाओ। पुलिस के आने से पहले मेरा उससे बात करना ज़रूरी है। वो हिचकिचाया। टाइम वेस्ट मत करो, वक्त की नज़ाकत समझो, मुलाकात की अर्जेंसी समझो। चलो जल्दी से। वो उठ खड़ा हुआ, फ़ौरन मेरे साथ हो लिया। आगे उसने बहन को जगाया और फिर मेरी बाबत बोला। चैताली मुझे दरवाजे पर मिली। उसकी सूरत से मुझे ना लगा कि वो सोते से उठी थी। उसके चेहरे पर थकान थी, निगाहें वीरान थी। मैंने उसे उसके खाविंद के अंजाम की बाबत बताया तो वो न चौंकी न हैरान हुई, खाली एक बार ऊपर नीचे सर हिला दिया। बात करनी है, ज़रूरी, और अभी। आओ। वो दरवाजे पर से हटी। मैंने चौखट के भीतर कदम डाला तो विनीत ने मेरे पीछे आने की कोशिश की। ज़रूरत नहीं, तुम जा सकते हो। विनीत ने बहन की तरफ देखा। चैताली ने सहमति में सर हिलाया। अनिच्छापूर्ण भाव से विनीत विदा हो गया और चैताली ने पीछे दरवाज़ा भिड़का दिया। उसने मुझे इशारा किया तो हम भीतर जाकर एक सोफे पर अगल बगल बैठे। उससे इजाज़त मांगे बिना मैंने सिगरेट सुलगाया और फिर हौले से बोला, मेरा खबर देना बेईमानी था। कपिल के अंजाम की बाबत आपको तो पहले ही मालूम था, बल्कि सबसे पहले मालूम था, क्योंकि कत्ल की सबसे पहले खबर कातिल को ही होती है। मुझे कातिल कह रहे हो? अभी आप खुद भी कहेंगी। ऐन वारदात के वक्त मैंने अपनी आंखों से आपको बदहवास हालत में गुलमोहर से निकलते देखा था। लगता था जैसे पीछे आपने प्रेत देख लिया था। लगता था प्रेत कभी देखा तो नहीं होगा आपने, कत्ल भी तो कभी देखा नहीं होगा आपने। मैं एक क्षण ठिठका। किया होगा। वो खामोश रही। आपको खाविंद की जगह वहाँ उसकी लाश मिली होती तो आप वहाँ से भाग ना खड़ी हुई होती, अभी भी वहीं होती और बेवा होने का मातम मना रही होती। लेकिन जब खाविंद को लाश ही आपने बनाया हो। चुप करो, थोड़ी देर के लिए चुप करो, वो बहावहीन स्वर में बोली। मैंने आदेश का पालन किया। आखिर स्टेट की मार्किंग का आदेश था। वो उठकर परे टेलीविज़न के करीब गई, जिसके नीचे ग्लास डोर्स वाली कैबिनेट थी। मेरी तरफ पीट करके उसने एक गिलास निकाला, एक बोतल निकाली और थोड़ी देर दोनों चीज़ों के हवाले रही। फिर गिलास के साथ कमरे के दूसरे सिरे पर बैठ के करीब पहुंची और साइड टेबल पर से पानी की बोतल उठाकर उसने गिलास में पानी डाला। यूं तैयार हुए जाम के साथ वो वापस लौटी और सोफे पर यथास्थान बैठी। बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, इस बार वो संजीदा लहजे में बोली, परमिट मी टू हैव दिस वन ड्रिंक एट 3:15 इन द मॉर्निंग। मेरी भवें उठी। जस्ट वन। आपका हस्बैंड मर गया, आप विधवा हो गई, आप उसकी मौत का जश्न मना रही हैं। उसको जैसे बिजली का झटका लगा। जिंदगी में दो ही तमन्नाएं थी, एक ताजमहल देखने की और दूसरी ऐसी बेवा देखने की जो सोगवार होने की जगह जश्न मनाती हो। ताजमहल मैं पिछले हफ्ते देख आया था और दूसरी तमन्ना आज पूरी हो गई। शुक्रिया। मैं शर्मिंदा हूँ।
मुझे मौका दीजिए शर्मिंदगी दूर करने का। मैंने हाथ बढ़ाकर उसके हाथ से गिलास निकाला और एक ही सांस में खाली कर दिया।